हेलो एवरीवन। चलिए आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के गणित अध्याय 1.3 के बारे में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि इस चैप्टर में होने वाला क्या है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं। सबसे पहले जब हम इस चैप्टर को शुरू किए थे मेन पॉइंट को, तब आप लोग को हमने बताया था कि वास्तविक संख्याएं किसको कहते हैं। हम बताए थे आपको कि परमेय, सभी परमेय और अपरमेय संख्याओं को मिला करके जो संख्या बनती है उसे हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो जिसके बारे में हम परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दो चीज़ों को बताए थे आपको। तो परमेय संख्या तो आप जान ही गए हैं, अब पारी आती है आपको किसकी, अपरमेय संख्या के जानने के लिए। ठीक है, तो अपरमेय संख्या कौन सी संख्या है वो चीज़ आपको अभी पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आप लोगों को। अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो संख्याएं अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहाँ p और q दोनों ही एक पूर्णांक है। ठीक है, दोनों एक पूर्णांक है, जबकि q इज नॉट इक्वल टू 0। जो ये q है ये 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, सेम दैट ये परमेय संख्या की तरह से है, बट उसमें क्या होता है वो p/q की तरह से लिखा जा सकता है, और ये जो होता है अपरमेय संख्या ये p/q की तरह से लिखा नहीं जा सकता। ठीक है, ये तो होगी हमारी परिभाषा। जैसे मान लेते हैं √3, √2 और √5, ये सब आपको बताया गया था। ठीक है ना, तो ये चीज़ है, आपको अभी ये पढ़ना है। यानी कि अगर ये हम 5 लिखें, √3 लिखें, तो ये एक अपरमेय संख्या है। इसको आपको सिद्ध करना है कि ये एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, ये चीज़ आपको अभी सिद्ध करना है। हालांकि हमको पता है कि यह एक अपरमेय संख्या है, लेकिन आप सिद्ध करना होगा तो कैसे करोगे वो चीज़ आप इस चैप्टर में सीखोगे। ठीक है, तो इस चीज़ को सिद्ध करने से पहले एक और चीज़ है जो हम जान ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक है कि बाई चांस मान लीजिए कि जैसे कोई एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब जैसे मान लेते हैं ये 64 है। 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये 8 का वर्ग है। ठीक है, अब इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक, गुणनखंड करने के बाद ये पता चलेगा कि मतलब ये एक सम संख्या भी है। इसका मतलब ये 2 से कट सकता है या 3 से कट सकता है। सॉरी, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी कट जाएगा, है ना। तो 2 से कट सकता है, 4 से कट सकता है, ये चीज़ आपको पता है ना। तो हम देख लेते हैं इसका गुणनखंड कितना होगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और दूना 32 और दूनी 64। ठीक है, सारे 2 आ गए इसमें। ठीक, तो ये 64 का हो गया गुणनखंड। अब इसमें से अगर किसी भी एक गुणनखंड को हम निकाल लेते हैं या 2 गुणनखंड को हम निकाल लेते हैं। ठीक है, एक या 2 गुणनखंड, किसी भी एक गुणनखंड को हम निकाल लेते हैं। एक ही निकालो, ज़्यादा नहीं निकालो। ठीक है, एक को गुणनखंड को निकाल लो आप। अगर हम ये कहें आपसे कि ये जो 64 है, ये 64 इस 2 से कट जाएगा। मतलब क्या, 64 और भागे अगर 2 करते हैं तो क्या होगा, ये कट जाएगा कि नहीं कटेगा। 2 तिया 6 और ये कटा, और ये 4, 2 दूनी 4, कैंसल आउट। मतलब ये कैंसिल पूरी तरीके से हो गया, है ना। एक चीज़ और है, इसी में आपको ये ध्यान देना है कि अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या है 64 और उसका एक गुणनखंड 2 है, तब तो वो पूरी तरह से कट गया। लेकिन अगर इसका हम वर्गमूल लिख दें, यानी इसको हम कर दें 8 का स्क्वायर, 64 को हम 8 का स्क्वायर कर दें, उसके बाद फिर भी यही गुणनखंड होगा कि नहीं होगा। ये गुणनखंड आपका वही रह जाएगा। हमने इसको चेंज किया थोड़ा सा, बस खाली क्या हुआ, 8 का स्क्वायर हमने उसको कर दिया और बाकी सब कुछ वैसे लिख दिया। ठीक है, तो इसका भी वही गुणनखंड हुआ। ठीक, अब सेम दैट ये जो हमने एक यहाँ से एक गुणनखंड लिया था, वही गुणनखंड आप यहाँ फिर से ले लो, और उसके जो ये अंदर वाला भाग है, अंदर वाला अंक है, ठीक है, उससे उसको भाग दो आप। तब देखो क्या होता है, 8 का भाग अगर हम देते हैं 2 से, 2 चौक के 8। ठीक है, ये चीज़ आपका कैंसिल हो गया।
मतलब कि यहाँ से ये चीज़ अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा कि हम ये किस लिए बता रहे हैं। ठीक है, एक उदाहरण और आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं 36 की, 36। ठीक है, 36 का आपको गुणनखंड करना है तो आप क्या करोगे, 2 दूनी 4, 3 12 और 3 36। ठीक है, ये आपका हो गया 36 का गुणनखंड। अब इस 36 का गुणनखंड, इस 36 के गुणनखंड से अगर कोई भी एक गुणनखंड, मान लो यहाँ पर हम सम संख्या नहीं विषम संख्या ही निकाल लेते हैं, ये निकल गया। ठीक है, 3 निकल गया। तो यहाँ से 3 निकालते हैं तो 36, 36 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, एक बार गया ये 3 कैंसिल हो गया, 6 आया, 2 बार गया, ये भी 6 कैंसिल हो गया। ठीक है ना, यानी ये 12 आ गया आपका कंप्लीट। ठीक, अब आगे ये आता है कि 36 का जो वर्गमूल है वो कितना है, 6। 6 का स्क्वायर हमने कर दिया 36 को, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो फिर से वही चीज़ आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 3। ठीक, ये चीज़ आप ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ा सा फोकस ज़रूर करना। हमने यहाँ पर एक गुणनखंड जो है 3 लिया था। अब ये 3 जो है इस 6 को भी काट रहा है कि नहीं काट रहा, वो हमको चेक करना है। ठीक है, तो ये जो 3 है, 3 दूना 6, 6 कट जा रहा है। ठीक, इन दोनों उदाहरण से हमको ये समझ में आ रहा है कि कोई भी अगर पूर्ण वर्ग संख्या है, उसका एक गुणनखंड उसके वर्गमूल को भी काट देगा। ठीक है, कोई भी अगर एक पूर्ण वर्ग संख्या है, उसका कोई एक गुणनखंड जो उसको पूरी तरह से विभाजित कर दे, ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड हो और उसको पूरी तरह से काट दे, तो वो गुणनखंड उसके वर्गमूल को भी काट देगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। यानी 64 जो है वो 2 से तो कट ही रहा है। ठीक, उसका वर्गमूल क्या है, 8, उससे भी वो 2 काट रहा है, मतलब जो 8 है उसको 2 काट देता है। ठीक है, पूरी तरीके से ये चीज़ आपको ये समझना है। अगर आप ये समझ गए तो जान लो कि आपका ये चैप्टर का जो परमेय संख्या सिद्ध करना, सॉरी अपरमेय संख्या सिद्ध करना, वो आपका फिक्स हो गया, सिद्ध हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, चलिए, तो वीडियो को आप पॉज करके बैक मार के एक बार फिर से देख सकते हैं। ठीक है, हमने तो 2 उदाहरण बता दिया, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, तो हम सिद्ध करते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं आपको कि हम परमेय संख्या सिद्ध कैसे करें। ठीक है, और एक चीज़ है इसमें, उसको सिद्ध करने से पहले एक चीज़ और है, आप सॉरी अभाज्य संख्या का तो नाम सुने ही होंगे। अभाज्य अभाज्य संख्याएं, ठीक है, अभाज्य संख्या नाम सुने हैं। हाँ, तो अभाज्य संख्या उसी के आगे अब अगर आप, क्या नाम है, सहअभाज्य। तो हम बात करते हैं सहअभाज्य संख्या के बारे में। ठीक है, तो सहअभाज्य संख्या होते कैसे वो देख लेते हैं जरा। पूर्णांकों का ऐसा युग्म, पूर्णांकों का ऐसा युग्म, युग्म हो या 2 पूर्णांक हो या 3 पूर्णांक हो, जो भी हो। ठीक है, पूर्णांकों का एक ऐसा युग्म जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल 1 हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य पूर्णांक कहते हैं। और अभाज्य संख्या, सॉरी सहअभाज्य संख्या बोलते हैं उसको। अभाज्य संख्या की बात अगर हम करते हैं तो अभाज्य संख्या खाली क्या कहलाता है, वो क्या होता है, ऐसी संख्या है जिसका मतलब जो अपने के सिवा किसी और दूसरी संख्या से ना कटे, उसको हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है ना, ऐसी संख्याएं जो अपने के सिवा किसी दूसरी संख्या से ना कटे, जैसे 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 13 हुआ, है ना। 13 का गुणनखंड अगर आप करोगे तो 1 गुणे 13, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो ये 13 का गुणनखंड आपका हो गया। मतलब ऐसी संख्याएं को हम क्या, संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन अब आपको पढ़ना है सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो सहअभाज्य संख्याएं वो क्या है, वो आपको ये पता चलता है कि 2 संख्याएं, ऐसी संख्याओं का युग्म, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर 5 है और 7 है। ठीक है, 5 और 7 हो गया, दोनों का अगर हम गुणनखंड अलग अलग करते हैं तो इसका क्या होगा, 5 गुणे 1 होगा या 1 गुणे 5, और इसका क्या होगा, 1 गुणे 7 होगा, है ना। तो दोनों में खाली और खाली उभयनिष्ठ क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है ना, ये चीज़ आप ध्यान देना कि जो भी हो खाली हमको उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी 2 पूर्णांकों का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल 1 होना चाहिए, ओनली और 1। ठीक है, केवल 1 होना चाहिए। तो ऐसे हम
संख्याओं को क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या या पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, सहभाज्य पूर्णांक, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो आपको ये दोनों चीज़ें कम्प्लीटली शायद आ गया भी होगा कि अगर किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का एक गुणनखंड हम लेते हैं जो उसको पूरी तरह से काट देता है तो उसका वर्गमूल भी उससे कट जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज़ ये सहभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिसके दो संख्याएं हैं और दोनों संख्याओं का हमको क्या मिले, कोई और अतिरिक्त गुणनखंड ना मिले एक के अलावा, तो वो क्या कहलाता है, सहभाज्य पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ अब हो गया। अब आपको सीधे ले चलते हैं परमेय संख्या सिद्ध कैसे करते हैं। ठीक है ना, सॉरी, अपरमेय संख्या हम सिद्ध कैसे करें वो चीज़ आपको बताने वाले हैं अभी हम। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम कि √3 सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए देख लेते हैं अपरिमेय संख्या। तो इस चीज़ को जो है हम थोड़ा उल्टे तरीके से लेके चलते हैं, देखिएगा अभी। चलिए देखते हैं कि √3 अभी हमने बताया कि जो है आप इसको कुछ उल्टे तरीके से लेके चलोगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं माना कि √3 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, हमने मान लिया कि √3 एक क्या है, परमेय संख्या है। अगर ये परमेय संख्या है तो क्या हो गया, √3 बराबर a/b। ठीक है, जहाँ a और b, a, b एक सहअभाज्य पूर्णांक है। जहाँ क्या है, a और b एक सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, √3 आपको सिद्ध करना है कि √3 जो है का अपरमेय संख्या, लेकिन हमने यहाँ उल्टा उसका मान लिया है यहाँ से कि जो है माना कि √3 एक परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या आपको अगर मान लिया तो आप उसको क्या लिख सकते हो, p/q के रूप में तो लिख ही सकते हो, है ना। अगर p/q के रूप में लिखा गया तो वहाँ पर p/q ना लिख करके हमने a/b लिख दिया। ठीक है, तो a/b जहाँ a और b क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक, अब ये ध्यान देना आपको कुछ इस तरह से हम यहाँ पर, ठीक है, इसलिए यहाँ पर b का गुणा आप तिरछा गुणा यहाँ पर कर दो। ठीक है, b का गुणा आप अगर √3 में करते तो क्या हो जाएगा, √3b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, a, √3b, उसके बाद क्या, a। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये दोनों चीज़ मिल गई। अब ये क्या करना है, आपको दोनों पक्षों का वर्ग करना है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, अब दोनों पक्षों का जैसे आप वर्ग करोगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 और b का स्क्वायर हो गया और ये बराबर a का स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, ये चीज़ आपका कंप्लीट हो गया। इसको जब आप अंदर अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3b²। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा a²। ठीक, a² ये पूरा होगा। हाँ, इस तरह से हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं इसको। ठीक, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3b² को, 3b² को हम ये लिख सकते हैं कि 3 गुणे b और गुणे b लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर हो गया a²। ठीक है, 3 गुणे b गुणे b बराबर a² हम इसको लिख सकते हैं। ये चीज़ आपको यही ध्यान देने योग्य बात है ये। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। यहाँ पर हमने यहाँ पहले जो बताया था वो चीज़ अब आप यहाँ पर सोचो ज़रा। हमने यहाँ बताया था कि जो है कोई भी आप पूर्ण वर्ग संख्या लेते हो, ठीक है ना, पूर्ण वर्ग संख्या मतलब क्या, किसी संख्या का वो वर्ग रहना चाहिए। ठीक है, वो चीज़ है यहाँ पर, कोई धनात्मक पूर्णांक a है उसका वर्ग दिया गया है, यानी वो किसी भी संख्या का वर्ग जरूर रहा होगा, इसका वर्ग जो कुछ भी होगा a² का वर्गमूल a हो जाएगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो दिया गया है इसका वर्ग करने पर कोई संख्या हमको जरूर मिलेगा ही मिलेगा, है ना।
तो इसका एक गुणनखंड हमने लिया था जो इसको पूरी तरह से काट दिया था। सेम दैट यहाँ पर हम क्या करते हैं, बी को छोड़ करके, जैसे ए का स्क्वायर है उसका 3 गुणनखंड तैयार हुआ है। यहाँ पर एक तो 3 है, दूसरा का जो है वो बी है और तीसरा का भी बी है। ठीक है, 3 गुणनखंड तैयार हुए, उसमें से हमने पहला गुणनखंड तैयार कर लिया, निकाल लिया। ठीक है, जो अब लिखेंगे 3 ए स्क्वायर को विभाजित करेगा, ठीक है, 3 जो है वो ए स्क्वायर को विभाजित करेगा पूरी तरह से, क्योंकि ए स्क्वायर का एक गुणनखंड 3 है। ठीक है, एक गुणनखंड क्या है, 3 है। यहाँ पर यही ध्यान देना है, जो सबसे पहले हमने बताया था कि अगर 64 का आप गुणनखंड करते हो तो उसका कोई भी एक गुणनखंड आप अगर ले लेते हो, ठीक है, तो उसका वर्गमूल निकालोगे तो उसी गुणनखंड से वो भी कट जाएगा। सेम दैट यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर तो वर्ग हमने किया है, इसीलिए किया था क्योंकि ये वर्ग के रूप में था, तो हमने भी इसको वर्ग के रूप में बना लिया और ये हो गया ए का स्क्वायर। ठीक है ना, अब ए का स्क्वायर जो है वो क्या है, इसका इन तीनों संख्याओं का वो गुणनखंड है। ठीक है, तो ये 3 जो है वो अंदर वाली संख्या को काट देगा, जैसे यहाँ पर था ये 2, ये अंदर वाली संख्या को 8 को काट दिया था, ये 3 जो है ये अंदर वाली संख्या 6 को काट दिया था। सेम दैट ए जो है वो क्या, सॉरी, ये 3 जो है वो अंदर वाली संख्या ए को काट देगी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है 3 ए स्क्वायर को विभाजित कर देगा, ये चीज़ आपको पता चला। ठीक है ना, अगर वो ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो क्या, 3 जो है 3 ए को भी विभाजित करेगा, ए को भी विभाजित करेगा। ये लाइन ये पहली वाली लाइन थी और ये लाइन ये दूसरी वाली लाइन थी। ठीक है, देखिए ज़रा, 3 ए स्क्वायर को विभाजित करेगा क्योंकि ए स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या है, 3 है। ठीक है ना, वो चीज़ आपने देख लिया, पहली लाइन ये कंप्लीट हुई क्योंकि ए स्क्वायर का, सॉरी, 64 का एक गुणनखंड क्या था, 2 था, इसलिए हम वो उसको काट दिया था। दूसरी लाइन क्या था, 3 जो है ए को भी विभाजित करेगा क्योंकि उसका वर्गमूल जो निकल रहा है वो क्या है, वो है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान देना। तो 3 ए को विभाजित करेगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आपको कथन 1 मान लेना है, या समीकरण नंबर 1 जो भी आप कर लो। ठीक है, समीकरण 1, ठीक है, समीकरण नंबर 1, ये चीज़ आप ध्यान दिए। ठीक है, यहाँ पर इसको आपको ध्यान देना है। और दूसरा चीज़ सेम दैट, अब वैसे ही आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको करना है थोड़ा सा आगे, सेम प्रोसेस। ए का काम तो हो गया, बी की बारी आ गई है, बी को थोड़ा देख लेते हैं कैसे होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर आया कि हम यहाँ पर लास्ट चांस क्या लिखे हैं, 3 ए को भी विभाजित करेगा। ठीक है, 3 जो है वो ए को भी विभाजित करेगा, मतलब क्या, ए का भी एक गुणनखंड ये हो सकता है 3, है ना। तो जैसे यहाँ पर आप देखिए एक बार फिर से कि यहाँ 64 था, 64 के इतने सारे गुणनखंड थे, यहाँ पर 8 आ गया। अब 8 का अगर गुणनखंड हमको ढूंढना हो तो क्या होगा, 8 का गुणनखंड आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ 64 के बजाय अगर 8 का देखते हैं तो इतना कम हो जाता है। ठीक है ना, सेम दैट अगर यहाँ पर देखते हैं तो क्या होता है, ए स्क्वायर का गुणनखंड ये 3 थे, ए स्क्वायर का गुणनखंड ये 3 थे, लेकिन अगर हम बात करते हैं खाली ए का गुणनखंड तो क्या हो जाएगा, कोई और दूसरा, यानी 3 तो है ही उसमें, उसके अलावा कोई और अलग संख्या इसमें हो सकता है। अतः हम लिख सकते हैं कि अतः ए बराबर 3 तो है ही एक उसका, क्योंकि उसको काट रहा है। ठीक है ना, और गुणे कोई भी एक संख्या मान लेते हैं, जैसे सी मान लेते हैं। ठीक है, ए के बाद हम बी जो इसमें था सी हम और एक्स्ट्रा उसमें मान लिया, मतलब क्या, अतः ए बराबर 3C हम लिख सकते हैं कि नहीं, ए बराबर 3C। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान दो। और थोड़ा सा यहाँ पर एक्स्ट्रा हुआ है, ये क्या हुआ है कि जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि ए स्क्वायर का गुणनखंड 3 संख्याओं में है। ठीक है, 3 पूर्णांकों का है,
तो ए का जो भी गुणनखंड होगा वो 3 तो है ही, उसके अलावा हो सकता है और एक आध दो गुणनखंड हो, वो तो हमको पता नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर मान के उसको शुरू किया है लगाना। ठीक है, तो मान के शुरू किया तो फिर कुछ एक्स्ट्रा तो हो ही सकता है, तो हमने उस एक्स्ट्रा वाली संख्या को हमने क्या मान लिया, सी मान लिया। तो ए का क्या हो गया 3c। ठीक है, 3 गुणे सी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का फिर से वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, या फिर नहीं रहने दो, वर्ग मत करो, रहने दो, छोड़ दो। तो क्या हो गया, ए बराबर 3c। अब ए बराबर 3c, ए का जो मान है इसको लाके इसमें रख दो आप। ठीक है, इस समीकरण में रख दो या इसमें रख दो। ठीक है, जैसे देखते हैं, चलिए इसको समीकरण नंबर 1 इसको मान लेते हैं। समीकरण नंबर 1 ये हो गया और 2 ये हो गया। ठीक है, समीकरण नंबर 1 ये हो गया। अब इसको देख लेते हैं क्या होता है। ये ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ लिख देते हैं ए का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर देखते हैं समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर 3b हो गया स्क्वायर। ठीक है, 3b स्क्वायर हो गया बराबर ए के स्थान पे आपको रखना है 3c, है ना। तो यहाँ पर हो गया 3c का होल स्क्वायर। ठीक है, 3c का जो हो गया होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा देखिए ज़रा, यहाँ पर हो गया 3b स्क्वायर और ये बराबर क्या 9c स्क्वायर। ठीक है, अब 9c स्क्वायर हुआ मतलब क्या, यहाँ 3 से 3 त्रिका 9 कट गया, यानी b स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपका c स्क्वायर, सॉरी 3c स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर बराबर कितना 3c स्क्वायर। सेम पोजीशन जैसे आप यहाँ पर किए थे, 2 लाइन, एक लाइन ए, ये सॉरी 2 लाइन लिखे हो आप, वैसे सेम यहाँ पर भी आपको लिखना है क्या, कि अगर बी स्क्वायर का एक गुणनखंड 3 है, मतलब क्या हुआ, इसको आप लिख सकते हो ना, बी स्क्वायर बराबर 3 गुणे सी और गुणे सी, इतना तो आप लिख ही सकते हो इसको, 3 गुणे सी। ठीक है, तो क्या होगा, बी स्क्वायर जो है वो 3 जो है वो बी स्क्वायर को काट देगा, है ना। सेम वैसे ही जैसे ये 3 बी स्क्वायर को काटेगा, वैसे 3 बी को भी काट देगा। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि, ये आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे 3 है वो 3 बी स्क्वायर को तो काट ही रहा है, उसके अलावा 3 जो है वो बी को भी काट सकता है जी। तो यहाँ पर हमने बताया कि 3 जो है बी स्क्वायर को काट रहा है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जब उसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो उसको भी वो काटेगा, मतलब ये सिद्ध हुआ कि जो है कि बी का एक गुणनखंड 3 है, अतः बी 3 बी को भी काटेगा, को भी विभाजित करेगा। ठीक है, 3 जो है बी को भी विभाजित करेगा। ठीक, और हमने यहाँ पर देखिए ये चीज़ हमको ये सिद्ध करना था, ये कथन नंबर 2 हो गया। ठीक है, या समीकरण 2 हुआ था यहाँ पर, समीकरण नंबर 3 इसको मान लो, समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखना ज़रा, बहुत ही सिंपल सा था यहाँ पर, और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर हमने माना था कि ए और बी क्या था, एक सहभाज्य पूर्णांक है, और सहभाज्य पूर्णांक की हमने परिभाषा आपको पहले बताया कि एक के अलावा कोई और उसका गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, जबकि हमने यहाँ पर देखा कि ए का एक गुणनखंड क्या हो गया 3 हो गया, और यहाँ पर बी का एक गुणनखंड भी 3 हो गया। ठीक है ना, तो एक के अलावा कोई और अलग संख्या आ जाता है तो वो क्या होता है, सहभाज्य संख्या, पूर्णांक नहीं होगा वो, है ना। ये तो सिद्ध हुआ, जैसे हमने बताया था पहले आपको कि सहभाज्य पूर्णांक किसको कहते हैं, तो सहभाज्य पूर्णांक वह होता है जो कोई भी संख्या का युग्म है जिसका एक के अलावा कोई गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा 3 भी है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, यह सहभाज्य पूर्णांक नहीं है ना। इसका मतलब ये तो हुआ यह सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, अतः इसका मतलब ये भी हुआ कि जो हम परिमेय संख्या माने थे वो गलत हो गया, वो क्या चला गया, ये अपरिमेय संख्या चला गया। ठीक है, अतः यहाँ पर आप लिख दो, आप अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये आप लिखिए, और जो है क्वेश्चन आपको इसी के आधार पे लग जाएंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।